साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश की प्रतिष्ठित और ताकतवर समझी जाने वाली परीक्षा सिविल सर्विसेज एग्जाम के रिजल्ट घोषित किए। रिजल्ट घोषित होते ही विभिन्न जाति के संगठनों ने अपनी अपनी जाति के कुलभूषण खोजने शुरू कर दिए और उनकी लिस्ट बनाने लगे। हालांकि लिस्ट बनाने में दूसरी जाति के भी कुलभूषणों को अपना बनाया जाने लगा, क्योंकि जल्दबाजी इतनी होती है कि कहीं हमसे पहले कोई दूसरा लिस्ट जारी करके हमारी दुकानदारी न छीन ले। खैर, महज जाति के आधार पर इन मेधावियों की सूची बनाने में मशगूल जाति के तमाम सारे ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग तैयारी कर रहे थे तब कितने मठाधीशों को चिंता थी कि इनमें तमाम लोग गरीब घरों के हैं, उनके पास पैसा कैसे आएगा, वो दिल्ली, लखनऊ या किसी बड़े शहर में रहेंगे कैसे। वो चिंता बहुत कम लोगों को थी, लेकिन बनने के बाद उनके ऊपर अपनी अपनी जाति की मोहर लगाने के लिए होड़ मची है। मगर तथाकथित बुद्धिजीवियों से एक सवाल। 30 मई 2022 को एक खबर छपती है दैनिक भास्कर दिल्ली संस्करण में। यूपीएससी ने घोषणा के बावजूद दोबारा लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी निदेशक भर्ती किए। उस खबर में वो बताते हैं कि हाल में ही 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 निदेशक स्तर के अधिकारी यूपीएससी द्वारा भर लिए गए डीओपीटी के अनुरोध पर, जबकि 2018 में जब 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी सीधे लेटरल एंट्री से यानी कि चोर दरवाजे से रख लिए गए थे, उस समय हो हंगामा मचा था। तब यूपीएससी के एडिशनल सेक्रेटरी राकेश कुमार गुप्ता जी ने डीओपीटी के तत्कालीन सचिव डॉक्टर सी चंद्रमौली को पत्र लिखते हुए कहा था कि इस बार हम आपका अनुरोध मान ले रहे हैं, मगर इस तरह से लेटरल एंट्री हर वर्ष हम नहीं करवा पाएंगे। अब अपने ही मामले से यूटर्न लेते हुए अक्टूबर 2021 में 31 पदों पर चोर दरवाजे से भर्तियां की गई। 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 19 डायरेक्टर और 9 डिप्टी सेक्रेटरी। अब एक बार फिर से जब उन्होंने समझ लिया कि ओबीसी एससी के लोग अपनी जाति वर्ग के मंत्री, विधायकों और जिलाधिकारियों की सूची बनाने में मशगूल हैं, तब एक बार फिर से अप्रैल 2022 में इन 30 पदों पर चोर दरवाजे से भर्तियां कर ली गईं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद किसी मंत्रालय के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से समझ लीजिए कि आपका बच्चा तैयारी करता है, घिसता है, सस्ते सस्ते कमरों में रहता है, कोचिंग में हाड़ तोड़ मेहनत करता है, इसके बाद यूपीएससी क्वालिफाई करता है, तब उसको अगर रैंक अच्छी होती है, आईएएस मिल जाता है। आईएएस बनने के तकरीबन 16 से 17 साल बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचता है भारत सरकार में, और निदेशक स्तर पर अपनी नौकरी के तकरीबन 10 साल उसको लग जाते हैं। लगभग बराबर ही रैंक हैं, इसलिए डिप्टी सेक्रेटरी बनने के लिए भी उसको 9-10 साल लग जाते हैं। मगर चोर दरवाजे से खास जाति के लोगों को उठा करके सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया जा रहा है, और आप मशगूल हैं अपनी अपनी जाति के लोगों की लिस्ट बनाने में। दरअसल सरकार ये बहुत अच्छी तरह से समझ सक चुकी है कि इन वर्गों का कितना भी अहित कर लो, लेकिन इनके अंदर वर्गीय चेतना है ही नहीं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के स्तर पर सोचते हैं, इसलिए इनके मुद्दों को खत्म कर दो। कभी इनके जाति के कुछ विधायक बना दो, कभी मंत्री बना दो। यूपीएससी के सिलेक्शन होने में स्वाभाविक तौर पर जब छात्र मेहनत करेंगे तो आप सिलेक्शन से उनको नहीं रोक पाएंगे। हां, थोड़ी बहुत साजिश करके उनके पदों को कम जरूर कर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से किसी समाज को खारिज नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि जो भी 6, 7, 8, 10 सिलेक्शन होंगे, कुर्मी महासभा, लोधी महासभा, यादव महासभा, चौरसिया महासभा, विभिन्न जातिगत महासभाएं, यहां तक कि एससी की विभिन्न जातियों की महासभाएं भी अपनी अपनी जाति के लोगों को कुलभूषण बताएंगी और उनकी सूची बताएंगी। इन मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा। महज मंत्रियों और अधिकारियों के चारों तरफ परिक्रमा करके अपने समाज सेवा की दुहाई देने वाले तमाम सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो इन पदों पर चोर दरवाजे से एंट्री हुई है, यहां किस वर्ग के बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? ओबीसी और एससी वर्ग के ही बच्चे थे। इसलिए क्योंकि लेटरल एंट्री सिस्टम में किसी भी तरह का आरक्षण लागू नहीं किया गया है। सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम निजी क्षेत्र से पेशेवरों को इसलिए लेकर के आ रहे हैं
ताकि हम ब्यूरोक्रेसी में सुधार कर सकें। यहां पर मुझे आपकी नीयत पर संदेह होता है, क्योंकि सबसे पहले 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो आपने बनाए थे, 8 के 8 सवर्ण बना दिए थे। इसके बाद आपने 31 बनाए, उनमें भी सवर्णों की भरमार। अब जो 30 बनाए हैं, निश्चित तौर पर इसमें भी सवर्ण ही ज्यादा होंगे। एक आध आपने रख भी लिया होगा, तो अगर रिजर्वेशन लागू होता तो ज्यादा तौर पर अच्छे पेशेवर सभी वर्गों से यहां पर आते। मगर आपका पैमाना सिर्फ यह है कि कौन संघ के कितने करीब है, कौन किस जाति का है, उस आधार पर आप निर्णय कर रहे हैं। ओबीसी एससी वर्ग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओबीसी एससी वर्ग के लोग धर्म की अफीम, राष्ट्रवाद की चाशनी और अपने जातिवाद में लिपटे हुए हैं। यही वजह है कि साल दर साल उनके छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी न किसी तरह से गलत व्याख्या करके हर बार ओबीसी एससी वर्ग के छात्रों को रोक दिया जाता है। खास तौर से ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ खेल करने के लिए उनके पास एक बड़ा हथियार है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के दायरे की गलत व्याख्या करके हर बार दर्जनों छात्रों को रोक दिया जाता है। दूसरा एक बड़ा खेल है 275 नंबरों का इंटरव्यू। दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले बार इंटरव्यू की सूची जारी की गई थी, तो स्पष्ट तौर पर निकल के आया था कि सवर्ण वर्ग के, ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को इंटरव्यू में ज्यादा अंक दे करके ओबीसी एससी वर्ग के वो छात्र जिन्होंने रिटन में ज्यादा अंक पाए हैं, उनके ऊपर इंटरव्यू में ज्यादा अंक दे करके उनको टॉप करवाया जा रहा है। टीना डावी की बहन के साथ पिछली बार इसी तरह का खेल हुआ था। अगर उनको इंटरव्यू में एवरेज भी अंक दिए जाते तब भी वो टॉप 10 में होती, लेकिन पहले टीना डावी टॉप करेगी, फिर उनकी बहन टॉप 10 में रहेगी। ये नागवार गुजर रहा था, इसलिए उनकी बहन को इतने कम अंक दिए गए कि वो सिलेक्शन से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उनको टॉप 20 से बाहर कर दिया। अब सवाल यह है, क्या वहां सूची रहती है? निश्चित तौर पर जो इंटरव्यू के लिए पैनल बोर्ड बैठता है, उसके चेयरमैन के पास पूरी डिटेल रहती है। वर्गीय और जातिगत भेदभाव के अलावा इस आधार पर भी भेदभाव कर लिया जाता है, कौन किसका पुत्र या पुत्री है, कौन कितने बड़े, कितने रसूखदार खानदान से आता है, ये सारी डिटेल वहां उपस्थित रहती है। शायद इसी वजह से इस बार लोग ये नहीं देख पाए कि रिजल्ट निकलना था 739 सीटों पर, 739 पदों पर विज्ञापन किया गया था, लेकिन रिजल्ट निकाला गया 685 सीटों पर। सवाल यह बनता है, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल से लेकर के उदित राज जैसे नेता, तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 64 सीटें आखिर गई कहां? सामान्य में 308 सीटों पर रिजल्ट घोषित करना चाहिए था, घोषित किया गया महज 244 सीटों पर। यहां ये गौर करिएगा कि ये सीटें रिजर्व वाली सीटें नहीं हैं। रिजर्व तो अलग से 126 सीट की गई हैं, जिनमें सामान्य यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 36 और एससी के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। ये वेटिंग लिस्ट वाली सीटें उन 64 रिजर्व वाली सीटों से अलग हैं। तर्क ये दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि हम जानबूझ करके इन सीटों को रिजर्व रख लेते हैं, जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों को ही हायर सर्विसेज चुनने में प्रेफरेंस मिलता है। मगर मुझे इस बात में संदेह है, हालांकि इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि अभी तक जो सीटें रखी गई उनमें वास्तव में सवर्णों को लाभ देने के लिए रखी गई या आरक्षित वर्ग को लाभ देने के लिए। लेकिन प्रथम दृष्टया ये सीधे सीधे 64 सीटों का घोटाला दिखाई देता है। संदेह इसलिए उत्पन्न होता है कि जिन लोगों के नाम आपने रिजर्व में रखे हैं उनके नाम आप जारी नहीं करते हैं, जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है उनके नाम भी आप जारी नहीं करते हैं। और इस बार तो सूचना यह आ रही है कि संभवतः आपने अभी लिस्ट के साथ तो अंक दिए नहीं कि किसको इंटरव्यू में कितने मिले, मेंस में कितने मिले, क्योंकि पिछले बार इस बात को लेकर के बहुत खिंचाई हो गई थी कि आरक्षित वर्ग के लोगों को आपने कम अंक दिए, सवर्ण वर्ग के लोगों को आपने इंटरव्यू में ज्यादा अंक दिए, जबकि उनके रिटन में अंक कम थे। इसलिए इस बार ऐसी बात सुनने में आ रही है कि संभवतः वो अंक जारी ही ना किए जाएं। इन तमाम सारे खेलों को केंद्र सरकार यूपीएससी इसलिए कर पाती है क्योंकि आप तो इसी बात का ढिंढोरा और लिस्ट बनाने में व्यस्त हैं कि हमारे जाति के कितने लोगों के सिलेक्शन हो गए, मगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके इस ढिंढोरों के नीचे वो मुद्दा दब गया कि आपके अपने ही समाज के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वंचित तबके के कितने छात्रों का साल दर साल नुकसान किया जा रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।